हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विष्णु और आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का हम एक लेक्चर ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब जल्दी से इधर देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मतलब कि हमें क्या करना है, गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है। अब समझना बात को। और इससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये टॉपिक समझ में आ रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड चीज को हम क्या करेंगे, किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, देखते हैं कि वो डिसॉल्व होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली चीज, जब हम किसी सॉलिड को पानी के अंदर घोल रहे हैं, दो प्रोसेस होंगे, एक एक्सोथर्मिक होगा और एक एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसको हीट चाहिए, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज हो रही है, और एंडोथर्मिक जिसको हीट चाहिए। तो दो प्रोसेस होंगे, या तो हीट रिलीज होगी, निकलेगी, और या तो हीट हमें देनी पड़ेगी। तो आप एक चीज ध्यान रखो, जिस प्रोसेस को हीट चाहिए इट मींस एंडोथर्मिक। कौन सा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, आप इसे हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। इसका मतलब कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि वो डायरेक्ट रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। एंडोथर्मिक है, क्या बढ़ाने पे? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जनरली। और अगर वो एक्सोथर्मिक है, देखो मीनिंग क्या होता है एंडोथर्मिक का, कि जिसकी एंथैल्पी जीरो से, हाँ जीरो से कम, जीरो से कम तो नेगेटिव हो जाएगी, जीरो से बड़ी है मतलब पॉजिटिव, जिसकी एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब जिसको हीट चाहिए। केमिस्ट्री में नेगेटिव का मतलब होता है हीट रिलीज होना, और पॉजिटिव का मतलब हीट गेन करना। यहाँ पे जीरो से बड़ी है मतलब कि हीट गेन हो रही है। अरे बात समझ में? एंडोथर्मिक है, जीरो से बड़ी हीट होगी, एंथैल्पी होगी यानी रिएक्शन की हीट। और इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव है मतलब जीरो से छोटी है, तो उस केस में क्या होगा? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और अगर हमने इसे हीट कर दिया तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगी? बैकवर्ड, यानी जो सॉल्यूबल है वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मतलब कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इस केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलेंगे तो दो चीज होगी, या तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसे आप हीट दो, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आप उसे अगर हीट देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। इट मीन जो घुला हुआ है वो भी वापस अनडिजॉल्व हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? किसका इफेक्ट हमने चेक करा? टेम्परेचर का। अगर हम बात करें प्रेशर की, आप पानी में चीनी घोल दो, प्रेशराइज करो उसे, तो कोई ज्यादा इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। इट मींस प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे नहीं होता इन केस ऑफ सॉलिड। बात समझ में आ गया? चलें आगे, क्विक रिवीजन। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसी गैस को हम लिक्विड के अंदर क्या कर रहे हैं? डिजोल्व कर रहे हैं। बुक में एक लॉ दिया गया जिसको बोलेंगे हेनरी लॉ। अब वैसे अगर आप हेनरी लॉ ना भी पढ़ो तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में है, हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत सारी पी है, सोडा वाटर है ना, उसमें क्या होता है कि एक बोतल लेते हैं, उसको एक हेडपंप के नीचे रखते हैं, ऐसे दबा के प्रेशराइज करते हैं और तुरंत निकालते हैं, तो उसमें से झाग ही झाग निकलने लग जाते हैं। थोड़ा पहले की बात है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है ना, ठेले पे होता क्या है, या थम्स अप, कोका कोला, जो भी है, आप देखोगे जैसे उसका ढक्कन खोलते हैं उसमें से झाग निकलने लग जाते हैं। इसका मतलब जो उसके अंदर गैस घुली हुई है वो बाहर निकलती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने उसका ढक्कन खोला, उसके अंदर का जो प्रेशर है ना बाहर आया, यानी अंदर की जो गैस घुली हुई है उस गैस ने क्या, कहाँ प्रेशर लगाया? बाहर की तरफ। इसका मतलब है गैस को घोला गया होगा ना कभी तो। बात समझ में आ रही है? मान लो ये एक बोतल है,
ठीक है, इस बोतल में आपने क्या करा, इसको प्रेशराइज कर दिया, यहां तक आपका जो भी है सॉफ्ट ड्रिंक है, और आपने यहाँ पे प्रेशराइज करके इसके अंदर गैस को डिसॉल्व कर दिया। आपने प्रेशर लगाया आपने प्रेशर लगाया और गैस इसके अंदर क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो इसको हम बोलेंगे कि भाई जो गैस डिसॉल्व हुई है, जो उसका मोल फ्रैक्शन है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रेशर पे। यानी कि आपने प्रेशर लगाया तो गैस क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि सर जो गैस डिसॉल्व हो रही है that is directly proportional to the mole fraction, that is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution। यानी सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है गैस का, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रही है सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस उतनी ज्यादा सॉल्युबल होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इसमें एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर हमेशा कम होना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक को कम टेम्परेचर पर रखते हैं फ्रीज में, इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो टेम्परेचर का तो सीधा सा इफेक्ट है कि अगर टेम्परेचर कम रखा जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर का तो एक इफेक्ट आ गया, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। ये तो सिंपल सा लॉ है, टेम्परेचर घटाओ और सॉल्युबिलिटी बढ़ाओ इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड। प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर को बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज करो, है ना। तो जब आपने प्रेशर लगाया तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? जब आपने प्रेशर लगाया तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ी? ये बात समझ में आ गई? तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, solubility of the gas is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। लेकिन हेनरी लॉ की डेफिनेशन ये नहीं है, हेनरी लॉ ये नहीं कहता। हेनरी लॉ कहता है partial pressure of the gas over the solution, partial pressure of the gas over the solution is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution, mole fraction of the gas in solution। यानी कि अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देते तो एक कांस्टेंट निकल के आता है KH। बात कुछ समझ में नहीं आई, प्रेशर डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन पे। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस बोतल को आप अपने घर लेके आ जाओ, ठीक है, अब आप इसको खोलो, ठीक है, इस बोतल को आपको क्या करना है, खोलना है। तो जैसे आप खोलेंगे इसमें से क्या निकलेगी, गैस बाहर की तरफ निकलेगी, मतलब प्रेशर लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो गैस घुली हुई है, जितना ज्यादा घुली होगी, जैसे ढक्कन खोलोगे तुरंत प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएगी। तो यानी कि जो हेनरी लॉ कहता है ना, वो हेनरी लॉ ये कहता है कि गैस पहले से ही घुली हुई है, फिर अगर आप उसको ढक्कन को खोलोगे तो वो प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, और वो प्रेशर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो गैस ऑलरेडी डिसॉल्व है। यानी जो आपका हेनरी लॉ एप्लीकेबल इसके लिए नहीं है कि आप उसमें प्रेशर लगा रहे हो, बल्कि आप ऐसा मान के चल रहे हो कि पहले से ही गैस उसके अंदर है, फिर आप प्रेशर लगा रहे हो, फिर आप प्रेशर नहीं लगा रहे, आप सिर्फ ढक्कन खोल रहे हो और आपको प्रेशर लग रहा है कि प्रेशर ऊपर की तरफ आ रहा है, बबल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, झाग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अरे बात समझ में? तो ये कहता है हेनरी लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अब ये डेफिनेशन रटना चाहो तो रट लो, रटना नहीं है, समझना है कि कौन सी कंडीशन की बात चल रही है। क्लियर है? और अगर इसका ग्राफ एक बनाए तो अगर हम मान के चलें कि ये है प्रेशर और ये है मोल फ्रैक्शन, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे
वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ कहते हैं इसको, ठीक है ना, हेनरी लॉ। अच्छा, पी प्रेशर हो गया, एक्स मोल फ्रैक्शन हो गया, तो के एच क्या हो गया, हेनरी लॉ कांस्टेंट। आप एक चीज बताओ मुझे, आपने प्रेशर नहीं बढ़ाया लेकिन सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए के एच की वैल्यू को कम होना पड़ेगा। सेम प्रेशर पे आप सॉल्युबिलिटी बढ़ाओगे, इसका मतलब टेम्परेचर कम करोगे। समझो बात को, कम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आप ठंडा रखोगे, चिल्ड रखोगे, एकदम गैस घुली रहेगी। इसका मतलब है कि जैसे ही आप सॉल्युबिलिटी बढ़ाओगे, आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट कम करना पड़ेगा। और हेनरी लॉ कांस्टेंट कब कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब यह है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा, हेनरी लॉ बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट घटेगा। आ रही बात समझ में? सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है तो हेनरी लॉ कांस्टेंट को घटाना है, और हेनरी लॉ कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएंगे कैसे, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर भी घट रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट भी घट रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेम सेम है। टेम्परेचर घटा दो, हेनरी लॉ कांस्टेंट घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दो, हेनरी लॉ कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। इससे एक चीज समझ में आई कि जो एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनको ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी मतलब कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा ऑक्सीजन उन्हें मिलेगी सांस लेने के लिए, ठीक है ना। तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे कौन से पानी में, कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर। अगर आप पानी उबाल के ठंडा करके मछली उसके अंदर डाल दो, मछली तो मर जाएगी, क्योंकि उबाल कर अगर आपने पानी के अंदर मछली डाली तो पानी को उबालने पर उसकी सारी ऑक्सीजन तो उड़ गई। यानी पानी के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो तो उड़ गई ना, क्योंकि आपने उस पानी को गर्म कर दिया। तो पानी को गर्म नहीं करना, पानी को ठंडा रखो, तो उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होगी, ठीक है। जो एक्वेरियम होते हैं उसमें लगातार एक पंप चलता रहता है, पंप लगातार बबल्स रिलीज करता रहता है, सो डैट उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिजोल्व होती रहे। नहीं समझे बात ना? बबल्स लगातार पानी के अंदर जाते रहते हैं, ताकि उन बबल्स के अंदर ऑक्सीजन होगी, वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं पानी के अंदर घुल जाएगी। ऐसे समझो उस चीज को। ये कौन सा लॉ है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ये कहता है कि अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक को जब आप पैक करोगे तो उसके ऊपर प्रेशर लगा दो, प्रेशर जैसे लगाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर घुल जाएगी। हाई प्रेशर आप लगाओ तो ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है स्कूबा डाइवर जब जाते हैं पानी के अंदर, जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। आपकी जो वेन्स हैं इन पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर की वजह से जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो डिजोल्व होने लग जाती है ब्लड में। हाई प्रेशर मीन्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, सॉल्युबल हो गई वो गैस, क्या होगी हमारे वेन्स में, ब्लड में डिजोल्व होगी। लेकिन जैसे ही हम सरफेस पे आए प्रेशर कम हो गया, रिड्यूस हो गया। जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हो गया तो वो गैस जो डिजोल्व हो गई थी अब वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगी, और अगर बबल्स यहाँ पे फंस गया तो वो एक कंडीशन कहलाएगी बैंड्स, वो कैपिलरी को ब्लॉक कर देगी, जो कि बहुत खतरनाक कंडीशन है। तो इस बैंड से बचने के लिए आपको उस गैस की सॉल्युबिलिटी को कम करना पड़ेगा। और सॉल्युबिलिटी कैसे कम होगी, आप उसको डाइल्यूट कर दो, आप उसमें हीलियम ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, हीलियम, ठीक है ना। हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 11% आप हीलियम डाल दो, 32% ऑक्सीजन, और बाकी जो बच गया वो नाइट्रोजन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरा है जब हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जाएंगे तो क्या होता है, वहां पे प्रेशर कम होता है जनरली, सी लेवल के मुकाबले हिल स्टेशन पे प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होगा तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगी एटमॉस्फेयर में वो भी कम होगी, क्योंकि गैस ही तो प्रेशर लगाती है। अगर गैस होगी तभी तो वो प्रेशर लगाएगी, वहां पर प्रेशर कम है इसका मतलब वो गैस का अमाउंट भी वहां पे कम है।
तो हमें वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कम अमाउंट में मिलेगी। और कम अमाउंट में जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिया, अनेबल टू थिंक, ढंग से समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। अगर इस कमरे की सारी ऑक्सीजन कट कर दें, धीरे धीरे आपका भी दिमाग काम करना बंद कर देगा, सर दर्द करने लग जाएगा। आप बोलो सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपको रीजन भी समझ में नहीं आएगा, आपके सर में दर्द होने लग जाएगा। एक्चुअली इस कमरे में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, ये रीजन है। खिड़की खोल दो, दरवाजे खोल दो, एसी चला दो, फैन चला दो, सर्कुलेशन होने दो, उससे क्या होगा, आपको लगेगा सर बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिल रही है। 30-40% तो दिमाग को ही ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग भी काम करना क्या बंद कर देगा। ये सारा था हेनरी लो, टेम्परेचर मैंने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। लेकिन हेनरी लो किस बारे में था, कहीं आप भूल जाओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन, ये चीज ध्यान रखना, कहीं आप ये भूल जाओ कि सर हम बात क्या कर रहे हैं। हेनरी लो गैस की सॉल्युबिलिटी कर रहा है लिक्विड के अंदर, बात समझ में आ गया। यहाँ पे पी की यूनिट होगी पास्कल, प्रेशर की यूनिट क्या होगी पास्कल, सॉल्यूबल मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, यूनिट लेस होता है। तो फिर हेनरी लो कांस्टेंट की यूनिट भी क्या होगी पास्कल। पास्कल मतलब जो प्रेशर की यूनिट होगी वही रहेगी। आ रही बात समझ में? ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अगर कोई क्वेश्चन हम करेंगे तो। हमने सॉलिड इन लिक्विड कर लिया, हमने गैस इन लिक्विड कर लिया, अब हम बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड को लिक्विड के अंदर ही डालना है। तो चेक करेंगे, आप बोलोगे सर लिक्विड को लिक्विड के अंदर डालेंगे तो 100% घुल जाता है। पानी के अंदर अल्कोहल डाल दो, दूध डाल दो, 100% घुल जाएगा, सॉल्युबल तो हो ही जाएगा। आ रही बात समझ में? जब इसको बॉईल करेंगे, पानी को बॉईल करेंगे, पानी को बॉईल करने पे ये प्रेशराइज होगा, ठीक है ना, प्रेशराइज होगा। प्रेशराइज होगा तो मतलब ये प्रेशर लगाएगा सरफेस पर, सरफेस पे क्या लगाएगा प्रेशर लगाएगा। अब आप एक चीज बताओ मुझे, टॉपिक क्या चल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, है ना, लिक्विड को ही लिक्विड के अंदर घोल रहे हैं। आपने क्या क्या ले लिया, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12, वाटर के 12 मॉलिक्यूल हैं। 12 के 12 मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, वेपराइज होने की कोशिश कर रहे हैं, 12 मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में जो प्रेशर ऑब्टेन होगा वो 12 मॉलिक्यूल की वजह से होगा। मॉलिक्यूल तो अंदर भी हैं, लेकिन प्रेशराइज वेपोराइज कौन से मॉलिक्यूल होंगे, जो सरफेस पर प्रेजेंट होंगे ना, जो सरफेस पर प्रेजेंट होंगे वही तो प्रेशराइज होंगे। सपोज करो ये 12 मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल अपने जो है 20 पास्कल प्रेशर लगा रहा है, मान लो, तो 12 इंटू 20 कितना हो गया 240 ऑफ Hg, मतलब अगर मरकरी लेवल में नापे तो इतना प्रेशर लग रहा है कि वो 240 प्रेशर इंक्रीज करेगा मरकरी का, मान लेते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसके अंदर अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया। सपोज करो 1 लीटर पानी है और इसमें 1 लीटर ही अल्कोहल डाल दिया, यानी इक्वल अमाउंट में हमने अल्कोहल डाला, इक्वल अमाउंट में, यानी अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही अल्कोहल डाला, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। तो वो दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया तो वो जगह जो ऑक्यूपाई करेगा वो भी सेम ही करेगा, सपोज करो। तो अब जो आपको ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब अब 6 मॉलिक्यूल वाटर के हैं और 6 मॉलिक्यूल अल्कोहल के हैं। आपको इतना पता, वाटर का मॉलिक्यूल हर एक प्रेशर कितना लगाता है 20, तो 6 इंटू 20 कितना हो गया 120 Hg, तो प्रेशर हो गया वाटर की वजह से, यानी जहां पहले प्रेशर पानी का प्रेशर था 240 प्योर वाटर का प्रेशर,
240। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी का प्रेशर कितना हो गया 120, क्योंकि आधी वॉल्यूम यानी आधे सरफेस को ऑक्यूपाई किसने कर लिया, अल्कोहल ने। अब सपोज करो कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जो है 20 प्रेशर ना लगा के 15 प्रेशर लगाता है, 20 प्रेशर ना लगा के 15 लगाता है, तो इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई किससे होगा, 15 से। तो कितना आ गया 90। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया, कितना आ गया 120 और 90, 210 ऑफ Hg। देखने वाली बात पता है क्या है कि पहले प्योर वाटर का प्रेशर कितना था 240, अब कम हो गया ज्यादा हो गया, अब थोड़ा सा कम हो गया। अब मैं आपसे ये बोलूं कितना कम हुआ है, तो अब एक काम करो, आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो वाटर का, वाटर के 1 मोल है, टोटल मोल 2 है, तो मोल फ्रैक्शन आ गया 0.5। आप अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालो 1/2, उसका भी कितना आ गया 0.5, आया ना, ठीक है ना। आप एक चीज बताओ, अगर मैं प्रेशर निकालूं वाटर का, तो वाटर का टोटल प्रेशर कितना है 240, और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5, तो कितना आ गया 120। अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल कितना लगा रहा है 15, तो 12 मॉलिक्यूल कितना लगाएंगे 12 मॉलिक्यूल, अरे मैं 12 मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूं। अल्कोहल देखो सुनो, वाटर के टोटल 12 मॉलिक्यूल है और एक लगा रहा है 20, तो ये हो गया 240, और अल्कोहल के भी 12 ले लेता हूं, लेकिन उसका प्रेशर 15 है, तो कितना हो गया 180। यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि अल्कोहल का टोटल प्रेशर अगर लिया जाए तो डेट विल बी 180। 12 मॉलिक्यूल अगर अल्कोहल के इकट्ठे हो जाए और वो सभी प्रेशर लगाए, ईच मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूटिंग 15 ऑफ Hg, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया 180। तो अल्कोहल कितना प्रेशर लगा रहा है 90, 90 का मतलब 180 मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि यहां से एक सिंपल सी चीज निकल गई, इतना समझ में आ रहा है। अगर मैं एक काम करूं, 1 लीटर पानी और 3 लीटर अल्कोहल ले लूं, तो मतलब टोटल 4 लीटर ले लिया, टोटल 4 लीटर ले लिया। अब उसमें से 1 पार्ट वाटर का है और 3 पार्ट अल्कोहल का, टोटल मेरे पास 12 मॉलिक्यूल आ सकते हैं सरफेस पर। उस सरफेस में से अब मैं कितने टुकड़े करूंगा, 4 टुकड़े करूंगा। उस 4 में से वाटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 1 पार्ट, 1 पार्ट, और अल्कोहल कितना करेगा, मतलब कि अगर मैं ये पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है 1/4, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल कितना है 3/4, आया ना। टोटल मॉलिक्यूल कितने आ रहे हैं सरफेस पे 12, तो वाटर के 12 का 1/4 कितना होगा 3, 3 ही तो होगा, और इसका 1/4 3/4 कितना होगा 9, गलत तो नहीं दिख रहा। यानी कि मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं 3, अल्कोहल के मॉलिक्यूल कितने हैं 9, टोटल 12 ही तो हैं। 12 का 1/4 3 और 12 का 3/4 9। हर एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगाता है वाटर का, वाटर का 20, अरे एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगाता है 20, तो 3 × 20, वाटर कितना प्रेशर लगा रहा है 60। अल्कोहल के 9 मॉलिक्यूल है और हर एक मॉलिक्यूल कितना लगा रहा है 15, तो कितना आ गया 135। इतना समझ पा रहे हो। अब 60 और 135 को जोड़ दो 3 और 6 9 ही तो होते हैं, तो 195 हो गया ना। कितना प्रेशर हो गया 195। तो मैं ऐसे ना करके मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि आई वांट टू कैलकुलेट टोटल प्रेशर, दैट इज प्रेशर ऑफ 1 मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन और प्रेशर ऑफ 2 मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। और ये प्रेशर कौन सा है, ओरिजिनल प्रेशर। नॉट का मतलब है ओरिजिनल प्रेशर। जैसे ये वाटर का ओरिजिनल प्रेशर हो गया 240 और अल्कोहल का हो गया 180। ये गिवन होगा आपको, आपको ऐसे गिवन होगा कि प्योर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 240 एंड प्रेशर ऑफ प्योर अल्कोहल इज 180 ऑफ Hg, ये गिवन होगा। और बोलेगा
इतना मोल अल्कोहल ले लिया, सपोज करो 1 मोल वाटर ले लिया, मैं लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वह मोल बोलेगा वो। 1 मोल आपने वाटर ले लिया और 3 मोल आपने अल्कोहल ले लिया, तो तुरंत आप क्या निकालोगे उनका मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन से अब आप सबसे पहले टोटल प्रेशर निकाल लो। P1 कितना है आपका 240, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 1/4। P2 कितना है 180, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 3/4। 240 का 1/4 कितना आ गया 60, और 180 का 3/4 कितना आ गया 45, 45, 45, 135, और इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया 195। ये तो आ गया टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपसे एक छोटी चीज पूछूंगा, ध्यान से सुनना। ये क्या है आपका टोटल प्रेशर, और ये क्या है आपका इंडिविजुअल प्रेशर। मतलब कि इस पानी के ऊपर टोटल प्रेशर 195 है, जिसमें से 60 वाटर का है और 135 अल्कोहल का है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस सरफेस के ऊपर कितना परसेंट पानी है, कितना परसेंट पानी है। तो पानी का परसेंट बोल लो या मोल फ्रैक्शन बोल लो, 60 प्रेशर लगा रहा है और टोटल 195 है, तो मोल फ्रैक्शन हो गया वाटर का ओवर द सॉल्यूशन। इनसाइड द सॉल्यूशन नहीं, इनसाइड द सॉल्यूशन तो 1/4 है, सॉल्यूशन के ऊपर टोटल 195 है 195, उसमें से 60 mm तो वाटर का है, यानी कि वाटर का प्रेशर अपॉन में टोटल प्रेशर, क्योंकि ये सॉल्यूशन के ऊपर है इसलिए इसको बोला जाएगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। क्या बोला जाएगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ लिक्विड 1। ऐसे ही अगर लिक्विड 2 का निकाला जाए तो वो आएगा 135 अपॉन में 195। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये कह इसी नियम को कहते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन तो नहीं दी, लेकिन आपको पूरा कार्यक्रम समझा दिया मैंने। राउल्ट्स लॉ कहता है कि अगर आप 2 लिक्विड को मिक्स कर दो तो हर एक लिक्विड अपना अपना प्रेशर लगाएगा, और वो प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अल्कोहल कितना प्रेशर लगाएगा, अल्कोहल उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर। वाटर कितना प्रेशर लगाएगा, वाटर उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना कि वाटर प्रेजेंट होगा, यानी वाटर का मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन के अंदर। टोटल प्रेशर P1 नॉट इंटू x1 P2 नॉट इंटू x2, इन दोनों को ऐड कर दो, डेट इज टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। ओवर द सॉल्यूशन, ओवर द सॉल्यूशन वाटर का कितना मोल फ्रैक्शन है, तो वाटर का जो प्रेशर है उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें पता है ना प्रेशर कोई उतना ही लगाएगा जितना वो खुद प्रेजेंट होगा। यानी वो अगर प्रेशर 60 है इसका मतलब 60% प्रेजेंट होगा, या 60 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे 195 में से, तो डेट इज इट्स मोल फ्रैक्शन। आया ना? तो इसको कहते हैं हम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए। ऐसे लिक्विड जो वोलाटाइल होते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें एक ग्राफ है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। अब थोड़ी सी इसने ना, वैसे ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लोगे? कर लो, थोड़ा सा नोट कर लो, कोई बात नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है? वीडियो में से कर लेना, थोड़ा आगे करा देता हूँ। ये चीज क्लियर हो रही है ना? क्या मैंने किया, मैंने ऐसे ही एग्जांपल ले लिया कि उसका प्रेशर 240 है, कुछ ना कुछ तो हो गई, तो मैंने ऐसे ही ले लिया एग्जांपल। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ है और कुछ नहीं है। अब मैथ कैसे है, सुनना ध्यान से। मान लो क्वेश्चन ही दे दे आपको पेपर में, पेपर में क्वेश्चन दे दे इस तरीके से,
कैसे? आपको मान लो एक लिक्विड ए दे दिया और एक लिक्विड बी दे दिया, नहीं समझे? लिक्विड ए का प्रेशर दे दिया 400 और लिक्विड बी का प्रेशर दे दिया 600 mm ऑफ Hg। जनरली mm ऑफ Hg में ही देगा, आया ना? एक और चीज मैं आपको बता दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 1 होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो उसने क्या किया, आपको ये दे दिया, ये दे दिया, और पता है क्या करा उसने, और उसने टोटल प्रेशर दे दिया। ठीक है, कितना प्रेशर दे दिया? टोटल प्रेशर दे दिया। ठीक है, मान के चलो उसने टोटल प्रेशर दे दिया। और टोटल प्रेशर लेट सपोज 520 mm ऑफ Hg है। कितना? 520। अब हमें नहीं पता कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो कितना परसेंट है या कितना मोल फ्रैक्शन है। हमने क्या किया, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड ए और लिक्विड बी डाल दिया, ए और बी, ए का प्रेशर 400, बी का प्रेशर 600, लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया। कितना मिक्स करा ये भी नहीं पता, कितना मिक्स किया ये भी नहीं पता, 1-1 किलो कराया कि 1 किलो और 2 किलो कराया, 1 किलो और 5 किलो कराया, नहीं पता। लेकिन इतना बताया उसने कि प्रेशर 520 आ रहा है। वैसे एक चीज बताऊं, प्रेशर 400 से ज्यादा और 600 से कम ही आएगा। आप सोचो 400 और 600 1000 आएगा, ऐसा नहीं होगा। टोटल प्रेशर डिपेंड करेगा उनका मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो 1 से 600 इंटू 1 थोड़ी ना, 600 इंटू 1 ही तो आ सकता है मैक्सिमम। अरे मोल फ्रैक्शन कोई सा भी है, सपोज करो मोल फ्रैक्शन 1 और 2 है, अगर मैंने 600 का मोल फ्रैक्शन 1 ले लिया तो 400 का मोल फ्रैक्शन कितना लूंगा? 0। तो 600 इंटू 1 600 ही तो आएगा मैक्सिमम कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये 0 है, फिर ये 1 है, तो एक बार ये मिनिमम ये मैक्सिमम, एक बार ये मिनिमम ये मैक्सिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम अगर मैं ले भी लूं तो भी मैक्सिमम और मिनिमम आंसर इन दोनों के, अगर 50-50 भी ले लूं, सपोज करो ये ले लिया आधा और ये भी ले लिया आधा, तो कितना आएगा? 600 का आधा 300, 400 का आधा 200, 200 300 500, तब भी 500 आ रहा है, 1000 तो कभी भी नहीं आएगा ना। चलो ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ए और बी क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना मोल फ्रैक्शन ए का है, कितना मोल फ्रैक्शन बी का है, और सॉल्यूशन के ऊपर भी मोल फ्रैक्शन बताइए ए और बी कितने हैं। हमें बस एक चीज गिवन है, टोटल प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और प्योर प्रेशर ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, प्योर प्रेशर ऑफ बी। अगर मोल फ्रैक्शन ए का x है और प्योर प्रेशर कितना है 400, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है? अगर एक का x है तो दूसरे का 1 - x मानना पड़ेगा। और बी का प्रेशर कितना है? 600। टोटल प्रेशर कितना है? 520। आई बात समझ में? 400 इंटू एक्स 400x 1 इंटू 600, तो क्या करेंगे, 400 में से 600 गए बराबर 600 में से 520 गए, कितने बचे? 80। 0 0 कट गया, 8 का आधा मेरे हिसाब से 2/5 आएगा। तो एक का मोल फ्रैक्शन, अगर मैं ये बोलूं कि एक का मोल फ्रैक्शन 2/5 है, तो बी का मोल फ्रैक्शन 1 में से 2/5 घटा दो, 3/5।
तो मोल फ्रैक्शन आ गया, एक का 2/5 और एक का 3/5। अब क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ ए। प्रेशर ऑफ ए कितना है, प्योर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। प्योर प्रेशर कितना है 400, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 2, 2 चौके कितना आ गया 160 आ गया। हाँ, mm ऑफ एस जी। प्रेशर ऑफ बी कितना आएगा, प्योर प्रेशर ऑफ बी मल्टीप्लाई में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 600 इंटू में 3/5, 360 आ गया। अब सॉल्यूशन के ऊपर मोल फ्रैक्शन कितना होगा, सॉल्यूशन के अंदर नहीं, सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर कितना है 160। अरे वो कितना प्रेशर लगा रहा है टोटल में से, टोटल में से 160 प्रेशर लगा रहा है। टोटल कितना है, टोटल है 520, आया ना। और इसी तरीके से ये कितना लगा रहा है, बस खत्म बात। अगर सवाल आएगा तो ऐसा आएगा, ये मैंने एक जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया, चाहे ये नोट कर लो, ये आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये था हमारा रॉल्स लॉ। इसके बाद आगे की क्लास में जो भी होगा वो करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार पढ़ना घर पे जाके, ठीक है।